वेरी 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 वालो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छा। तो फिर से एक बार प्रारंभ किया जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस। और अब अच्छा फीलिंग होता है कि इस YouTube के माध्यम से आज 3-4 व्यक्ति यूपी से आए हैं, बनारसी बाबू, उनको खींच कर ले आया है यह कौटिल्य जीएस का गुरुत्वाकर्षण। तो अच्छा लगता है कि बाहरी लोग भी अब इस जीके जीएस, आज कुछ लोग उत्तर प्रदेश के कमेंट किए हुए कि सर हम लोग गांव के हैं और आपका इस तरह से यदि मिलता रहे टेस्ट का डिस्कशन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने पूरे गांव के एक टीम आपको रिजल्ट दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से भी एनटीपीसी भी रिजल्ट दूंगा। आपके जज्बे को सलाम, साथ में इस एनर्जी को बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को जोड़े। मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज को पहुंचावे, खासकर जो लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले लोगों तक यदि अभी तक नहीं पहुंच पाया है, अनुरोध है आप लोगों में से कि अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुंचावे, शेयर करावे और खूब मस्ती करें। मैं बार बार करता हूं, जीके जीएस अथाह सागर है, लेकिन अथाह सागर की गहराई को भी मापने के लिए पेडोमीटर है। अथाह सागर की गहराई को मापने के लिए पेडोमीटर है। मैं अहमता के साथ नहीं कहता हूं कि मैं ही सफिशिएंट हूं, मैं भी सफिशिएंट नहीं हूं, लेकिन मैं उतना हूं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं उतना हूं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं न तो विद्वान हूं और न ही आप लोग से अनुरोध करता हूं कि बबुआ विद्वान बनो, क्योंकि विद्वान बनने वाले लोग मोहम्मद बिन तुगलक के तरह सनकी बादशाह कहलाता है, पागल बादशाह कहलाता है, रक्त पिपासु बादशाह कहलाता है। यदि विद्वान नहीं भी बनते हैं फिर भी आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, बस आपके पास टेक्निक होना चाहिए, कला होनी चाहिए। किस क्वेश्चन को देखा जाए, किस टॉपिक को देखा जाए। आप यदि ऑफलाइन में मेरे साथ बैठे हुए हैं क्लास में, यदि ऑनलाइन में हमको देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि मैं किसी प्रश्न को किस तरह अपने अनुरूप ढाल लेता हूं, एक प्रश्न से कितना अधिक से अधिक प्रश्न देने का प्रयास करता हूं। 1.5 घंटे का टाइम सफिशिएंट माना जाता है। 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम सफिशिएंट माना जाता है, लेकिन यदि मुझे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा जाए, तो मैं इस 50 क्वेश्चन को 5 घंटा भी मेरे लिए कम हो जाएगा। रीजन कि मेरे पास जो टेक्निक है वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के देना, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जोड़ के देना। यह टेक्निक आप यदि डेवलप कर लेते हो तो मैं दावा करता हूं विश्व का कोई भी जीके जीएस का एग्जाम आप चुटकी बजा करके पास करोगे। इसी आशा के साथ फिर से आज स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लैंड या ग्रंथि नहीं है। मतलब 4 इसमें दिया हुआ है, जिसमें एक ग्लैंड नहीं है, 3 ग्लैंड है। ऑप्शन पर है, पहला है थायराइड ग्लैंड, अबुटू ग्रंथि नाम से है, थायराइड ग्रंथि है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा है जठर, जिसे एस्टोमेक या अमाशय के नाम से जाना गया, या एलिमेंट्री केनाल का एक ऑर्गन है, एक अंग है, न कि ग्रंथि है। उत्तर निकल गया होगा, उत्तर क्या निकलेगा? अमाशय। तीसरा ऑप्शन है लीवर, जिसे जिगर या यकृत कहा जाता है। लीवर, जिगर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि का, एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। जब ये बरका हो गया तो दूसर को बरका को याद कर लेंगे। हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियाज है,
इसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, जो एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। मतलब यह अग्नाशय एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में विभिन्न प्रकार का एंजाइम निकालता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में विभिन्न प्रकार का हार्मोन निकालता है। अग्नाशय के बीटा सेल से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज रोग दो प्रकार का, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज इंसिपेडस, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज इंसिपेडस। तो डायबिटीज मेलेटस नामक रोग इंसुलिन की कमी से होता है, जो अग्नाशय के पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीपिका का बीटा सेल से निकलता है। मतलब हार्मोन भी निकालता है, इंजाइम भी निकालता है। इंजाइम निकालने वाले ग्रंथि को बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे, हार्मोन निकालने वाले ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्योंकि अग्नाशय इंजाइम निकालता है तो बहिर्स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, हार्मोन निकालता है तो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अतः अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो जब बड़का हो ही गया तो छोटका भी याद रखना जरूरी है। हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, जो थैलमस, मस्तिष्क के थैलमस में पाया जाता है। जब छोटका हो ही गया तो दूसरा को छोटका होना चाहिए, मतलब छोटका से थोड़ा बड़का। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पीयूष ग्रंथि है, इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा? कुछ टिप ले, कुछ लिख लीजिए। पहला का उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर लिखेंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, जिसे ही जिगर, जिसे ही यकृत कहा जाता है, लीवर है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट कहेंगे, हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज है, जो मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। फिर अगला पॉइंट, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब टू ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड है। फिर अगला पॉइंट, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि है जो मस्तिष्क के थैलमस में पाई जाती है। मस्तिष्क के थैलमस में पाई जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, का उदाहरण है। जब सबसे छोटा हो गया तो दूसर का भी छोटा। फिर अगला पॉइंट, दूसरी छोटी ग्रंथि, दूसरी छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। चलिए, उत्तर भी निकल गया। अगर सब क्वेश्चन निकला, दूसरा क्वेश्चन का, सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, किन परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? जब मूल अधिकार का परिवर्तन करना हो। तो कितने रीट जारी करेंगे? 5 रीट। रीट को ही याचिका या अभिलेख भी कहा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया मूल अधिकार को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डायरेक्ट आएगा संविधान की आत्मा प्रस्तावना, लेकिन नाम लिखा रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया संवैधानिक उपचार के अधिकार। क्योंकि अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मूल अधिकार को परिवर्तन करने के लिए, मूल अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट या अभिलेख या याचिका जारी करती है। परमादेश, उससे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तीसरा परमादेश, मैंडमस। चौथा उत्प्रेषण, सर्कियोरेरी। और 5वां अधिकार परीक्षा, क्वो वारेंटो। आपके बुकलेट में क्वेश्चन है 13 नंबर में, जो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश, परम आदेश, मेरे हाथ पर ध्यान देंगे,
परम आदेश, मैं आपको आदेश दे सकता हूं, आप मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं, आप मुझे सलाह दे सकते हैं। आदेश हमेशा सीनियर जूनियर को देता है। पिताजी पुत्र को आदेश दे सकता है, पुत्र कभी भी पिता को आदेश नहीं सलाह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ परमादेश रीट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट लोअर के कोर्ट के खिलाफ परमादेश रीट जारी कर सकते हैं। मैंडेमस या परमादेश के द्वारा किसी कार्यालय में काम कर रहे अधिकारी को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है कि आपको जिस काम के लिए लगाया गया था अपने काम में लगे रहिए, दूसरे के तरफ ताक झांक वर्जित है। किस आदेश के तहत? मैंडेमस या परमादेश। दोनों क्लियर हो गया? लिख लेंगे 2 पॉइंट। दूसरा का उत्तर बी नंबर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट फॉर्म करते एससी या सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को लागू करने के लिए मूल अधिकार को लागू या परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रीट या याचिका या अभिलेख जारी करती है। फिर अगला पॉइंट के अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया मूल अधिकार के तहत दिया गया मूल अधिकार डैश देख रखें संवैधानिक उपचार का अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की उपाधि दिए। संविधान की आत्मा की उपाधि दिए। हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का नाम क्या है? तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को क्या क्या कहेंगे? इसमें कोकन का है, गुजरात का है, मालाबार का है, कोरोमंडल का है। एक उत्तर निकला कोरोमंडल का। गौर से देखेंगे तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। लेकिन स्क्रीन पर देखा जाए, यदि हम भारत के मैप को बना ले तो भारत के मैप को देखा जाए, यह हो गया पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, यह हो गया पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इसमें यह जो गुजरात का क्षेत्र है इसे कच्छ का मैदान कहा गया।
यहाँ पर दमन है, यहाँ पर गोवा है। दमन से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोकण का मैदान कहा गया। कोकण का मैदान कहां से कहां तक? दमन से लेकर गोवा तक। यह गोवा है। गोवा से न्यू मैंगलोर तक के क्षेत्र को कनारा का तटीय मैदान कहा गया और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार का तट कहा गया। क्लियर हो गया? उधर चले, यहां पर महानदी घाटी है और यहां पर कृष्णा नदी घाटी है। महानदी से कृष्णा नदी घाटी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार का तटीय मैदान कहा गया और कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कोरोमंडल का तट कहा गया। फिर से सुनिएगा, गुजरात के क्षेत्र में कच्छ, दमन से लेकर गोवा तक कोकण, गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक कनारा, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार। ऐसी मालाबार के तट पर कालीकट बंदरगाह, जिस पर पुर्तगाली यात्री 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था। पूर्वी तट में चले, महानदी घाटी से कृष्णा नदी घाटी तक के क्षेत्र को उड़ीसा का तट कहा गया। कृष्णा नदी घाटी से केरल कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार नौका के कोरोमंडल का तट कहेंगे। उत्तर भी निकल गया होगा, दिखाने की आवश्यकता है। पीछे एक लाइन बता दें, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में कच्छ का मैदान, दमन से गोवा तक कोकण का मैदान, गोवा से न्यू मैंगलोर तक कनारा का मैदान, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान, महानदी घाटी से कृष्णा नदी घाटी उत्तरी सरकार का तट, कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल के तट से एक क्वेश्चन आता है कि भारत में शरद ऋतु में भारत के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र कोरोमंडल के क्षेत्र में लौटती हुई मानसून, जिसे परवर्ती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, उससे वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से जाड़े के दिनों में किस तट पर? कोरोमंडल तट पर, जो भारत का पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है। उस पर लौटती हुई मानसून या परवर्ती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। क्लियर हो गया? समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्या निकलेगा? 3 का सी नंबर, 3 का सी हो गया उत्तर। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स पूरा नाम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह वायरस के द्वारा बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। काफी खतरनाक रोग है, बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग का प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, गले जाम हो जाता है, श्वसन तंत्र ही रुक गया, राम नाम सत्य। एक लाइन लिख लेंगे, सार्स। चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, SARS, पूरा नाम भी लिख लेंगे, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह बच्चों में विषाणु या वायरस के द्वारा, बच्चों में विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला एक खतरनाक रोग है। जिसमें श्वसन तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। 4 का उत्तर बी नंबर। 5 में चले। 5 में बड़ी सुंदर क्वेश्चन कल या परसों के टेस्ट में भी आया था कि रक्त के स्कंदन, स्कंदन मतलब कोगुलेशन, रक्त का थक्का जमने। तो 2 क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के
मदद किया विटामिन के, और रक्त का थक्का जमने प्लेटलेट्स बताए थे कल भी परसों भी, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाती है। 1.5 लाख सामान्यतः रहता है, कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से भी धराम हो जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होने से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकता है, रोगी की मृत्यु तक भी हो सकता है। अतः प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। प्लेटलेट डेंगू रोगी को यदि प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाए, बहुत डाउन हो जाए, 30-35 हजार तक हो जाए, उससे भी कम हो जाए तो प्लेटलेट चढ़ाया जाता, नहीं तो यमराज के पास जाने की संभावना होती है। समझ में आया? एक लाइन लिखेंगे या लिखेंगे क्या, कल भी बताए थे। उत्तर जहां प्लेटलेट से वो मार दीजिएगा, 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। छठा क्वेश्चन कह रहा है बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं। गौर से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण। पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत बिना निषेचन का ही अंडा का विकास कर दिया जाता है। बॉटनी में क्वेश्चन आता है कि बिना निषेचन का ही फल का विकास पार्थेनोक्रैप कहलाता है। एग्जाम्पल में अंगूर केला को ले ले। अंगूर और केला ऐसा फल है जो इसका विकास बिना निषेचन का हो जाता है, अतः अंगूर और केला को पार्थेनोक्रैप कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पार्थेनोक्रेसिस का, एक लाइन लिख लेंगे, उत्तर क्या होगा 6 का, बी नंबर, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिना निषेचन का फल के विकास या बिना निषेचन का फल, बिना निषेचन का विकसित फल, बिना निषेचन का विकसित फल को पार्थेनोक्रैप कहा जाता है। जिसके अंतर्गत केला, अंगूर इत्यादि को रखा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। सबको पता है, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध, जिसे ही गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। 7 का हो गया, बी नंबर। अब लिखाएंगे नहीं, चुपचाप सुनिएगा। कई क्वेश्चन का गुब्बारा निकलेगा, गुलस्ता निकलेगा या समूह निकलेगा, पुंज निकलेगा। एक तरफ बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को रखा जाए, एक तरफ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को रखा जाए। हमने कहा वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थंकर। वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब दोनों में कुछ समानता ले लेते हैं, याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए, मतलब अनेश्वरवादी थे। महावीर स्वामी भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए, मतलब महावीर स्वामी भी अनेश्वरवादी थे।
महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास रखे। महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म में विश्वास रखे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को बताया, तृष्णा को बताया, विष को बताया। महावीर स्वामी पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा को बताया। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। कैसे रिपीट करें? महात्मा बुद्ध अनेश्वरवादी थे, महावीर स्वामी भी अनेश्वरवादी थे। महात्मा बुद्ध आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए, महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए। महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास रखे, महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म में विश्वास रखे। लेकिन पुनर्जन्म का कारण दोनों ने अलग अलग बता दिया। महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को बताया, जबकि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा को बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुझसे मिलने की तमन्ना है, नहीं मिल पाया। इच्छा था, नहीं मिल पाया। अब मिलने के लिए बबुआ तोरा फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इच्छा है, एनटीपीसी पास करे, लेकिन यदि किसी कारण से एनटीपीसी पास नहीं किए तो बौद्ध धर्म के अनुसार एनटीपीसी पास करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जैन धर्म में कहा गया नहीं, ये सब इच्छा भिक्षा की नहीं है। जैन धर्म में कहा गया आत्मा को जितना रसायन देगा, उर्वरक देगा, उतना वो फला फूला रहेगा, अतः जन्म जन्म होता रहेगा। तो इस पुनर्जन्म से जैन धर्म में कहा मुक्ति पाने के लिए इस आत्मा को ठेस पहुंचाया जाए, जिसके लिए संलेखन विधि का प्रयोग करने की बात कहा, उपवास विधि के प्रयोग करने की बात कहा। और उपवास विधि के द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रवण बेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर संलेखन विधि से प्राण त्यागे थे। अब आइए, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहा। महात्मा बुद्ध ने 4 गो सत्य कहा, सबको मानना पड़ेगा। 4 सत्य कहा। पहला कहा संसार दुख में है। आज मैं भी दुखी हूं कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, आप भी दुखी हैं कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। मोदी साहब भी दुखी है कि इस बार मेरा 400 आंकड़ा पार होना चाहिए। कांग्रेस भी दुखी है कि एक तरफ कहते हैं चौकीदार तो हम है हवलदार। मतलब दुनिया का कोई भी लोग ऐसा है ही नहीं कि दुखी नहीं है। दिखा दीजिए हमको, कहेगा हम सब कुछ से परिपूर्ण है। नहीं, झूठ बोल रहा है। सामने से कह रहा है परिपूर्ण है, लेकिन भीतर भीतर कुछ न कुछ दुख उसको घेरे हुआ है। प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण। आप दुखी है नौकरी नहीं मिला, बहुत दुखी है गाड़ी घोड़ा नहीं है, बहुत दुखी है बढ़िया मोबाइल नहीं है, बहुत दुखी है यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कटुला जी, बहुत दुखी है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, कैसे कैसे आना है, अभी पहले टारगेट बैच में नहीं लग के टेस्ट सीरीज में आने, दुखी है। मतलब संसार दुख है, उसमें दुख का कोई ना कोई एक कारण सबका कॉमन है। वो कॉमन है इच्छा, तृष्णा, विष। और महात्मा बुद्ध ने चौथा कहा इस इच्छा को बस में किया जा सकता है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बबुआ अपनाओ। नहीं को चांद तारे तोड़कर तेरे कदमों में बिछा दूंगा, नहीं संभव है। इच्छा धर्म का धर्म रह जाएगा, इसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर कुनो जन्म में यह इच्छा पूरा नहीं होगा। ई कहो गुलाब की पंखुड़ियां तेरे कदमों में बिछा देंगे, वो में 2 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि एक गुलाब 15 रुपया। ई कहो कि गेंदा का फूल बिछा दूंगा, ई इच्छा हुआ छोटा। अब आपके पास एकदम प्रैक्टिकल चीज में पोटेंशियल है, सबके पास पोटेंशियल है कि यूपीएससी पास करें। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, यूपीएससी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी में ज्यादा लोग जाते हैं। बहुत लोग पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है,
लेकिन टारगेट बना के चलते यूपीएससी का। हालांकि उनका लेवल भी अच्छा नहीं है, यूपीएससी का लेवल टाइम लग जाता है। मेरा अपना मानना है कि अपने लेवल को खुद आप ही चेक कर सकते हो, मैं भी चेक नहीं कर सकता हूँ, आपके माता पिता भी चेक नहीं कर सकते हैं। आप अपने लेवल को समझिए। लग रहा है कि यूपीएससी क्रैक करे, यूपीएससी के लिए तैयारी करिए। लग रहा है कि यूपीएससी में टाइम लगेगा, तो काहे माता पिता को ज्यादा परेशान करोगे? जनरल कंपटीशन का तैयारी कर लो, एसएससी रेलवे पास कर जाएगा, पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एक टेंशन खत्म हो जाएगा, एक इच्छा खत्म हो जाएगा, तब दूसरा इच्छा को जन्म दो। इसी अपने तनख्वाह से, अपने पेमेंट से यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर सकते हो। ऐसा हम नहीं, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, मतलब अपनी इच्छा को बड़ा न करके छोटा छोटा इच्छा बनाओ, तुरंत तुरंत प्राप्त होता जाएगा, मन खुश होता जाएगा। एक के बाद हमारा मन है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, अभी का अभी संभव है, न वीजा न पासपोर्ट है, कैसे अमेरिका चल जाएंगे? हाँ, हमारा मन है कि नीतीश कुमार से जाके मिले, कोई बात नहीं, आराम से मिल सकते हैं, चल जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, एकदम सुबह से शाम तक कभी ना कभी तो निकलने करेंगे, 24 घंटा कभी तो निकलेंगे। हमारा मन है योगी आदित्यनाथ से मिले, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री, चल जाएंगे वो मुख्यमंत्री आवास पर, कभी ना कभी तो मिलवे करेंगे, घर से निकलने करेंगे, बस दौड़ के चल जाएंगे मुख्यमंत्री से हाथ मिला दीजिए, भले ही कितनों घेरेगा, दो चाट खाइए लेंगे, लाला लाजपत राय थोड़े बनेंगे, पुलिस की लाठी से घायल होकर मरेंगे थोड़े। साइमन कमीशन का विरोध किया लाला लाजपत राय, लाहौर में पुलिस की लाठी से घायल होकर बेचारे मर गए, और मरते समय कहते मेरे शरीर पर एक एक लाठी का प्रहार पुलिस के अंग्रेजों के ताबूत का की साबित होगा। उत्तर भी निकल गया होगा, हमने कहा था दिखाएंगे नहीं, समझ में आ गया होगा। अष्टांगिक मार्ग अपनाने की बात महावीर स्वामी ने नहीं कहा, और उत्तर क्या निकलेगा? 7 का बी नंबर। 8वां क्वेश्चन चले, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? मतलब 4 में एक सही है, 3 गलत है। क्या सही है क्या गलत है, गौर से देखिएगा। ए नंबर में तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर लिखना चाहते हैं, 8 का उत्तर पहले हो जाएगा डी नंबर, 8 का उत्तर डी नंबर। लेकिन इसमें चले, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी, इसका मतलब पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरा चलते हैं, श्री सैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, मतलब 2 गलत है। तीसरा, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी नदी पर, मतलब सी भी गलत है। चौथा, उकाई परियोजना जो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर, मतलब चौथा सही है। 9वां क्वेश्चन कह रहा, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं रहने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। चंद्रमा के सतह से भी आसमान को देखेंगे तो आसमान का रंग काला दिखाई दिया, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन बनेगा, कल के टेस्ट में क्वेश्चन आता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम है, वेवलेंथ, वेलोसिटी, अपवर्तनांक सबसे कम, आवृत्ति सबसे कम, विक्षेपण सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, एनर्जी सबसे कम लिखा चुके हैं। केवल यहाँ क्या है, एक लाइन लिख लेंगे, उत्तर क्या निकलेगा? काला, काला या अंधेरा। 9 का सी नंबर लिखेंगे, अंतरिक्ष या चंद्रमा के सतह से, अंतरिक्ष या चंद्रमा के सतह से आसमान को देखने पर
चंद्रमा के सतह से आसमान को देखने पर आसमान का रंग काला दिखाई देता है। क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं रहने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। हो गया। ये जो सामने लिखे हैं वो दृश्य प्रकाश है, विजिबल रे है। दृश्य प्रकाश सप्तरंगी घटना में बटा हुआ है। विविध और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में क्या कहेंगे? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसमें बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने वाला एडवांस हो गया है। अब ललका बैगनी से नहीं क्वेश्चन पूछेगा हरा रंग और की तुलना में पीले रंग का प्रकीर्णन कम है, पीला रंग के तुलना में नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक है। बस एक लाइन याद रखेंगे कि बैगनी रंग से लाल रंग की ओर आने पर, बैगनी रंग से लाल रंग की ओर आने पर वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है, वेलोसिटी में, वेग में वृद्धि होती है, आवृत्ति में कमी होती है, अपवर्तनांक में कमी होती है, विक्षेपण में कमी होती है, प्रकीर्णन में कमी होती है, एनर्जी में भी कमी होती है। समझ में आई? तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप वैसा उत्तर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10वां क्वेश्चन। धातु सुचालक होता है, अपवादों है शीशा, क्योंकि शीशा में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। समानता, जब ये समानता लगा रहेगा तो मतलब कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। समानता धातु विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अपवाद शीशा, शीशा इलेक्ट्रिक और हीट दोनों का बैड कंडक्टर है, कुचालक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरह से अधातु में, नॉन मेटल में चलेंगे तो समानता अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अतः वो विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद है, जब ये समानता बताए अपवाद। ग्रेफाइट जो कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट एकमात्र नॉन मेटल है जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः वो विद्युत का सुचालक होता है। दिखाने की शायद आवश्यकता नहीं है। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। 11 नंबर चले, गुर्दा। गुर्दा को कहते ब्रिक या किडनी, ब्रिक या किडनी, ब्रिक या गुर्दा या किडनी। इसका काम क्या है? यह हमारे शरीर में रक्त का अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाते होंगे, आपको यह क्वेश्चन बड़ी उलझाता होगा कि करूं तो करूं क्या। कहीं एक जगह सेट बनाए हैं तो दिया है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो दे दिया फेफड़ा, लंग। कहीं दूसरे जगह वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, दिया हुआ किडनी या ब्रिक, माथा फोड़ लेते हैं।
बस यह कह के तुक्का मारते हैं कि जो होगा राम भरोसे हिंदू वोट, लक लेबर चोरी चांस पे मार देते, चांस लेंगे जो होगा सो होगा। वो आपका कोई गलती नहीं है, वह हिंदी मीडियम में अनुवाद किए हुए बुक का गलती है। जब भी आपसे यह प्रश्न पूछे, प्रत्येक एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहता है, तो जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तुरंत इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा, प्यूरिफिकेशन पूछ रहा है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन पूछ रहा है। जब प्यूरिफिकेशन पूछा होगा तो उसका उत्तर हो जाएगा लंग या फेफड़ा, जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा तो उसका उत्तर हो जाएगा किडनी या वृक्क या गुर्दा। समझ में आया? प्यूरिफिकेशन फेफड़ा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहेगा सर आखिर अंतर क्या है? दोनों का तो शुद्धिकरण हिंदी में है, प्यूरिफिकेशन में है कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंक दिया जाता है और ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है। इसे प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण कहा गया, जो फेफड़ा में होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? किडनी के द्वारा जो रक्त में पाए जाने वाला वेजिटेबल पार्टिकल, वेस्टेज सब्सटेंस, अमोनिया जो टूटकर यूरिया में बदला था, उसे यूरिया में अलग करके यूरिन के रूप में शरीर से डिस्चार्ज कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। जब शरीर में किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? रक्त में अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो रोगी व्यक्ति को डायलिसिस मशीन पर ले जाना पड़ेगा। डायलिसिस मशीन विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को निकाला जाएगा। गौर से सुनिएगा, डायलिसिस मशीन में ऐसा नहीं होता है कि रोगी व्यक्ति को लेटा दिया गया और उसके शरीर से सारा खून खींच करके मशीन में डाल दिया गया, फिर साफ करके फिर मशीन शरीर में चढ़ा दिया गया, तब तक तो पता चला राम नाम सत्य है। ऐसा नहीं होता है। एक हाथ में एक नर्व मशीन में गया, दूसरा नर्व एक मशीन से दूसरा नर्व जो है तंत्रिका है वो दूसरा नर्व में आया, एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है। जा रहा है सीरा के द्वारा, आ रहा है धमनी के द्वारा, जा रहा है वेन के द्वारा, आ रहा है आर्टरी के द्वारा। समझ में आई? रक्त का अल्ट्राफिल्ट्रेशन किडनी में किसी विधि से, विसरण विधि से। रक्त का प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में, इसकी संख्या हम लोग के शरीर में 1 पेयर है, एक जोड़ा है। किडनी की संख्या भी एक जोड़ा है। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा गया। यही एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जिसे फाइट एंड फ्लाई कहा जाता है। लड़ो एवं रुको नहीं, नहीं तो 4 गो बुला लेगा तो ठोक देगा। लड़ो एवं उड़ो। यह हार्मोन विपरीत परिस्थिति में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। जा रहे दौड़, अचानक सांप आ गया तो क्या करें? दौड़ में करेंगे, क्या करें? तुरंत रुक जाएंगे। आखिर अचानक डिस्क ब्रेक कौन मरवाया? एड्रेनलिन हार्मोन। खा रहे एसपी में कंकर बाजार गया, क्या करेंगे? खाते रहेंगे? तुरंत डिस्क ब्रेक मारेंगे। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब विपरीत परिस्थिति में उचित कदम उठाने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है? उत्तर भी निकल गया होगा, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। किस विधि से? विसरण विधि से। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 12 नंबर चलते हैं। अब ये भी बता चुके हैं 12 नंबर 11 खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेग सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम, विक्षेपण सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, एनर्जी। यहाँ केवल प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उत्तर क्या निकलेगा? 12 का बी नंबर।
13 नंबर चले, अभी बता चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी करता है किसके लिए? तो किसी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को उनके कर्तव्य का सही तरीके से निष्पादन करने के लिए। मैं आपको डांट सकता हूं, मैं आपको आदेश दे सकता हूं, आदेश दे सकता हूं कि खाली कहता है आंसर 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 आंसर। सर पीडीएफ फाइल आंसर भी दीजिए, आंसर भी दीजिए। गधा कहीं का, ये डांट सकते हैं हम आपको आदेश दे सकते हैं कि देख यूट्यूब पे वीडियो देखो, आंसर को क्या देखा है, वीडियो देखो, केवल आंसर एक का ए, बी का बी, सी का सी लेके क्या करेगा, झुंझुना बजाएगा। वीडियो देखो, एक उत्तर नहीं, कम से कम 5 उत्तर मिलेगा, 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो नहीं देखेगा। सर पीडीएफ फाइल क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, आंसर वो दे देते तो बहुत अच्छा रहता। रिक्वेस्ट है, कैंडली रिक्वेस्ट है, कैंडली रिक्वेस्ट है। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि मैं आपका सीनियर हूं। ऐसा आपका कोई सहपाठी करेगा, करे बोलेगा, बोलेगा तू अपना तो बस खत्म। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी को उचित कार्य करने के लिए यह आदेश देता है। उत्तर भी निकल गया होगा, क्या होगा? ए नंबर 13 का। ए नंबर 14 नंबर चलते हैं, लासेफियर। देख भाई, फियर मतलब घोड़ा, लासे मतलब लासे, लासे कल बताए थे। जेबीसी ने क्या कहा था? मांग आपूर्ति को खुद ब खुद क्रिएट कर लेती है, डिमांड सप्लाई को क्रिएट कर लेती है। लेकिन लासे वर्क क्या है? डिमांड एवं सप्लाई के बीच जो वक्र बना हुआ है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यहीं पर दिमाग में रखेंगे 3 क्वेश्चन। वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर आर्थिक नियोजन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक। अब एडम स्मिथ ने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया उसमें कहा इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें केवल पूंजीपति वर्ग अपने अनुरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु का सप्लाई करते हैं ताकि अधिक से अधिक उन्हें प्रॉफिट हो पाए, बेनिफिट हो पाए। यही कारण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ता है कभी तो कभी घटता है, बढ़ता है घटता है। इसे बाजार चक्र, मार्केट सिस्टम, मार्केट सर्किल कहते हैं। मार्केट में तेजी आ जाएगा, मार्केट में मंदी आ जाएगा। ऐसा क्यों? तेजी मंदी क्यों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप। लेकिन जब वैसी अर्थव्यवस्था जिसपे पूरा का पूरा आर्थिक नियोजन सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रॉबर्ट ओवेन, जिन्हें आदर्शवादी समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है। आइडियोलॉजिस्ट सोशलिज्म का जनक किसे कहा गया? रॉबर्ट ओवेन को कहा गया। अब आइए, जब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो मांग और आपूर्ति की दशा में, उसे लासे फेयर कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा, मांग और आपूर्ति। डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है आपूर्ति भी बढ़ने लगता है, सप्लाई भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे डिमांड घटता है सप्लाई भी घटने लगता है। डिमांड बहुत कम हो गया, सप्लाई बंद हो गया, उद्योग धंधा बंद हो गया, बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर उत्तर। बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना। 14 का बी नंबर। इसमें 2 क्वेश्चन लिखे तो देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें
आर्थिक प्रणाली में सरकार का कोई हस्तक्षेप आर्थिक प्रणाली में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया लागू नहीं रहती है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया लागू नहीं रहती है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया लागू नहीं रहती है। इस अर्थव्यवस्था को रखो एवं निकालो अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। रखो एवं निकालो अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। किसकी देन? एडम स्मिथ। देखिए यह इस अर्थव्यवस्था का जन्म एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए, बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दो क्वेश्चन बड़ी सुंदर है। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत का स्टेट सेक्रेटरी, भारत का राज सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और भारत का वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थी। एक और बड़ी विशेषता, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार प्रांतों में दोहरी शासन को लागू किया गया। जल्दी से लिख लेंगे, उत्तर क्या होगा? 14 का बी, 15 का बी। देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव थे। भारत का स्टेट सेक्रेटरी थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वाइसरॉय थे। चेम्सफोर्ड भारत का वाइसरॉय थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया।
हो गया 15 का उत्तर बी नंबर। इसमें 3 ऑप्शन है बड़ी सुंदर सुंदर। ए नंबर में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिससे भारत परिषद अधिनियम 1919 को नाम 1909 का दूसरा नाम आया, लिख लेंगे भारत परिषद अधिनियम। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है क्योंकि इस समय मार्ले राज्य सचिव थे। इस समय मार्ले राज्य सचिव थे और मिंटो मार्ले राज्य सचिव थे और मिंटो भारत का वाइसराय थे। भारत का वाइसराय थे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। देखिए इस एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दिया गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, लिखेंगे नहीं। एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में यह अधिनियम आया है। 1773, गौर सुनिएगा, 2 क्वेश्चन फंसेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, उस दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को प्रारंभ किया गया। मतलब द्वैध शासन को समाप्त करके कंपनी के शासन को प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। उत्तर भी निकल गया होगा। क्या निकलेगा उत्तर? उत्तर क्या निकला? बी नंबर। 16 नंबर, पृथ्वी पर आने वाले सोलर रेडिएशन को क्या कहा जाता है? आइसोलेशन कहा जाता है। कल बताए थे हमारा पृथ्वी गर्म होता है विकिरण विधि से, लिखाए भी थे। हमारा पृथ्वी गर्म होता है रेडिएशन मेथड से, हमारा वायुमंडल समुद्री जल गर्म होता है कन्वेक्शन मेथड से, ठोस या धातु गर्म होता है कंडक्शन से। वहीं पर बताए थे मरकरी या पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में रहता है, फिर भी इसमें उष्मा का संचरण चालने विधि से होगा। जो कि पानी गर्म हो रहा है संवहन विधि से, वायुमंडल गर्म हो रहा है संवहन विधि से, व्यापारिक पवन चल रही है, पछुआ पवन चल रही है, पूर्वा पवन चल रही है, संवहन विधि से। यहाँ पर उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर, सूर्यातपन। 16 का बी नंबर। जहाँ सूर्यातपन है उसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आइसोलेशन। आइसोलेशन। 17 नंबर का ओला। ओला मतलब वर्षा के द्वारा जो पानी पत्थर का या बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है उसे ओला कहेंगे।
यह कब होगा? जब संघनन की प्रक्रिया धरातल से ऊपर इतना अधिक हो गया कि जो गैस गया है, जलवाष्प गया है, वो पहले जल में रूपांतरित हुआ, और ज्यादा तापमान कम हो गया तो वह जल ऊपरे में ठोस बन गया, बर्फ में रूपांतरित हो गया, और वह हिमीकरण प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया? हिमीकरण प्रक्रिया के द्वारा पानी के साथ सतह पर आकर गिरा, उसे ही ओला कहा जाता है। उत्तर भी निकल गया। और कौन सी प्रक्रिया? हिमीकरण प्रक्रिया। कौन सी? डी नंबर 17 का उत्तर डी नंबर। चले 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी यूनिक क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा। जब लोकसभा, कल का क्वेश्चन आया था, लोकसभा के संसद के कितने अंग किस अनुच्छेद में? 79। अनुच्छेद 79 में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की चर्चा किया गया। संसद के कितने सदन? 2 सदन, उच्च सदन और उच्च सदन की चर्चा अनुच्छेद 80 में, निम्न सदन की चर्चा अनुच्छेद 81 में। उच्च सदन को अस्थायी सदन या द्वितीय सदन या राज्यसभा कहा गया, निम्न सदन को अस्थायी सदन या लोकसभा या प्रथम सदन कहा गया। तो जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन किया? लोकसभा का अध्यक्ष किया। अब संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक को लाया गया, और विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर मत हो गया। तो जब तक एक ज्यादा एक कम नहीं होगा तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। तब उस स्थिति में उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते। उत्तर तो निकल ही गया होगा। इस सब की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया, 108 में। जल्दी से 2 पॉइंट लिखेंगे। 18 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी सी नंबर, अध्यक्ष। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। लिखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, किंतु अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं। लेकिन यदि संयुक्त अधिवेशन में पारित किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाता है, तो निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष
द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए उत्तर भी आ गया होगा। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 19 में चलते हैं हम लोग, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है 19 में। 19 कह रहा है कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। कैसे भाई? राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसकी चर्चा अनुसूची 4 में किया गया। अनुसूची 4, गौर से सुनिएगा, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है, जिसे राज्य की जनसंख्या के आधार पर। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में। अतः उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग चुन के जाते हैं। राज्यसभा के लिए बिहार में 16 को है, पहले 22, उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 22 पहले था, झारखंड से पहले। झारखंड 6 को लेके चल गया। वर्तमान में बिहार में 16, झारखंड में 22। यह सब किस आधार पर? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। तो जहां पर क्वेश्चन में कह रहा है बी नंबर, वही लिख लें अनुसूची 4, अनुच्छेद 19, क्वेश्चन 19 का बी नंबर, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की चर्चा है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन बड़ी उम्दा प्रकार का क्वेश्चन है। उसके लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझेंगे। हमारे सबको, हमको देखिएगा तभी समझ पाएगा। हमारे संविधान में कहा गया, हमारे संविधान का इकलौता व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब जब भी संवैधानिक कोई टर्म से कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, तो उस टर्म का डिफिनेशन, विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो मुद्दा आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? गोलकनाथ ने पंजाब हाई कोर्ट में यह मुद्दा उछाला। चूंकि मूल अधिकार से संबंधित मुद्दा था, संविधान से संबंधित मुद्दा था, तो संविधान का इकलौता व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अतः पंजाब हाई कोर्ट ने गोलकनाथ वाला मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में, 1967 में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात। बेचारा गोलकनाथ तसल्ली दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन 2 साल के बाद यह मुद्दा केरल में फिर उठा। केशवानंद भारती नामक एक व्यक्ति ने केरल हाईकोर्ट में फिर से यह मुद्दा उठाया कि प्रस्तावना अंग है या नहीं है, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। चूंकि यह संवैधानिक बात थी, अतः इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। कल बताए थे जुडिशियल रिव्यू आया है अमेरिका से, याद है? न्यायिक पुनरावलोकन कहां से आया? अमेरिका से। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टीम बनाया गया उस पर रिसर्च किया गया, फिर गठित किया गया, तब पाया गया कि नहीं, गलत हो गया। प्रस्तावना तो संविधान का ही हिस्सा रहे भाई। प्रस्तावना को संविधान का मिरर कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, संविधान की चाबी कहा जाता है। अतः संसद को यह अधिकार दिया गया है कि प्रस्तावना के साथ साथ
संविधान के किसी भी भाग में वह संशोधन कर सकता है, लेकिन ध्यान दें उसके आधारभूत संरचना में कोई बदलाव नहीं करना। यह डिसीजन आया था 1973 में, 1973 में यह डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लगे हाथ 3 साल के बाद प्रस्तावना में इंदिरा गांधी की सरकार ने संशोधन करवा दी। 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ दिया गया: समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, जो एकमात्र बार अभी तक संशोधन हो पाया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला एवं एकमात्र हिंदू महेश दास उर्फ बीरबल था। उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, हमारे प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? कहेगा पहला एवं अंतिम 42वां संवैधानिक संशोधन था, जिससे 3 गो शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं। आशा विश्वास करते हैं यह क्वेश्चन लिखने लायक नहीं बचा होगा। 2 क्वेश्चन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता हुआ अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को पलटी मार दिया। कामना प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है, अतः संसद को अधिकार है कि प्रस्तावना के साथ साथ वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। अलग हाथ 3 साल के बाद 42वीं संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ दिया, लेकिन कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि भाई तू संशोधन कुछ भी करो, लेकिन मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी? 22। अब संभल के जवाब दीजिएगा। वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग की संख्या कितनी है? 22 है। यदि कहीं 25 लिखा हुआ है तो वहां पर डॉट है, क्योंकि संख्या कहीं भी 23 नहीं है, संख्या कहीं भी 24 नहीं है, संख्या कहीं भी 25 नहीं है, संख्या में अभी भी 22 है। भले ही गिनती में, काउंटिंग में 25 हो गया है। कहेगा ये क्या हुआ सर, संख्या में 22 और गिनती में 25? इसके लिए बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 में एक उपखंड, पहले भाग 4 में एक उपखंड जोड़ा गया 4 का को, जिससे मूल अधिकार को रखा गया, सॉरी मूल कर्तव्य को रखा गया। 4 के को में मूल कर्तव्य को रखा गया। भाग 9 में एक उपखंड 9 का को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को रखा गया। भाग 9 में एक और उपखंड जोड़ा गया 9 का ख, जिसमें सहकारी संस्था को रखा गया। भाग 14 में को जोड़ा गया, जिसमें न्यायिक ट्रिब्यूनल प्राधिकरण की बात कहा गया। मतलब 4 गो भाग को जोड़ा गया। तब तो कहिएगा सर जी गिनती में तो 22 4 26 हो गया, आपने तो 25 को बताया। फिर से जाने 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। मतलब 22 संख्या में तो है, ये है 7वां हट गया था। ऐसा नहीं कि 8वां को 7वां टुसका दिया गया, तब तो बाप रे बाप वहां से सब टुसक जाएगा। ऐसा बचपन में खेले होंगे, एक लाइन से ईटा
खड़ा करके एगो को पुश कर दिए, ईटा पर ईटा, ईटा पर ईटा, ईटा पर ईटा चलते चल गया, तब तो संरचना ही बदल जाएगा। कहा कि नहीं, मूल संरचना में कोई परिवर्तन। किस विवाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उत्तर भी निकल गया होगा। ए नंबर 20 का ए नंबर 21 में चले। बड़ी सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि जिब्राल्टर जल डमरू से होकर प्रवेश किया जा सकता है। गौर से सुनिएगा, इसमें दो उत्तर है। यदि हम अटलांटिक महासागर से पार करें तो भूमध्य सागर में चल जाएंगे, यदि भूमध्य सागर से पार करें तो अटलांटिक महासागर में चल जाएंगे। उत्तर तो सी और डी दोनों होगा। अटलांटिक से किस में जा सकते हैं? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से किस में आ सकते हैं? अटलांटिक महासागर में। उत्तर क्या निकलेगा? बी, सॉरी, सी एवं डी। उत्तर सी एवं डी। एक क्वेश्चन यहां जोड़ लेंगे, लिखेंगे जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोपीय देश स्पेन एवं अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। फिर अगला पॉइंट, यह जल संधि अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्पेन मोरक्को को अलग करती है। स्पेन यूरोपीय देश, मोरक्को अफ्रीका देश। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयल का नियम। तो देख भाई, जब ये बॉयल का नियम आता है तो हम 2-3 को ट्रिक दे देते हैं। 22 नंबर में जब ये बॉयल्स लॉ आएगा, बॉयल का नियम आएगा, तो ट्रिक ले लेते हैं बीटी कपास। मतलब बॉयल के नियम में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है। तो बॉयल के नियम में क्या कहा गया? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V प्रेशर और आयतन के बीच, वॉल्यूम के बीच विपरीत का संबंध होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यह कौन सा नियम? बॉयल्स का नियम। उत्तर क्या निकलेगा 22 का? ए नंबर। लेकिन और एक जान जाए, चार्ल्स का नियम आता है, तो चार्ल्स का नियम में हम ट्रिक क्या देते हैं? सीपी ठाकुर, सीपी ठाकुर। मतलब चार्ल्स के नियम में पी क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या कहेंगे? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे आयतन में बढ़ता जाएगा, तापमान घटाएंगे आयतन घटता जाएगा। लेकिन यदि हम एवोगाड्रो का नियम लेते हैं, एवोगाड्रो का नियम लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं एटीपी। मतलब टी से टेम्परेचर, पी से प्रेशर। एवोगाड्रो के नियम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहता है। तब हम लोग कह देते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एन मतलब समान तापमान और दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या एक समान होती है। उत्तर भी निकल गया होगा। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 23 में चले, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? सबको पता है, कल भी दिखाए थे। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, यह सब क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन और एक क्वेश्चन था कल का कि सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यदि हमें सभी अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन हो जाए तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या बचेगा? शीशा बचेगा।
24 नंबर चले, पेय पदार्थ सोडा। सोडा क्या है भाई? क्षारीय माध्यम है। 25 नंबर, शीशा संचायक बैटरी में कैथोड किसका? जाहिर सी बात है कैथोड किसका? शीशा का होगा। 25 का बी नंबर। अब क्वेश्चन पूछेगा, शीशा संचायक सेल का उपयोग मोटर कार में, इन्वर्टर के बैटरी में, मतलब जहां पर लोड ज्यादा ले रहा है वहां पर शीशा संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ यूट्यूब वाले के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या। सजग रहे, जिंदा रहे, आबाद रहे, खूब पढ़े और कसम खाए, दूसरे से नहीं अपने से। इस बार अब की बार रेलवे की तैयारी कौटिल्या जीएस की है जिम्मेवारी। मेरे साथ रहे। जीके जीएस एनटीपीसी के लिए ही नहीं, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी अदर कंपटीशन के लिए मैं उतना आबाद बना दूंगा जितना परीक्षा पास कर जाओगे। अलविदा।